शुरू हो गया अच्छा शुरू हो गया कि कहानी कैसे लिखी जाती है। तो ये मेरी बहुत प्रारंभिक दौर की कहानी है और वही हमारे आसपास प्रारंभिक दौर की कहानी है और कैसे अपने आसपास का जो माहौल है, आसपास की जो परिस्थितियां हैं, वो सारी चीज़ कैसे उन्होंने मेरे मन को उद्वेलित किया और कैसे मैं कुछ लिखना सीखी। तो सीखना इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि मेरे पास बहुत शब्द नहीं थे उस समय। मैं छोटे क्लास में पढ़ती थी और लेकिन वो आसपास की जो सारी चीज़ें थी, यहाँ तक कि घर में माँ बाप की बातें या बहन भाइयों की बातें या आसपास का माहौल, गांव, ये सारी चीज़ें जो मेरे मन को उद्वेलित करती थी। तो मैंने बहुत कच्चे शब्दों में पहले शुरू में लिखा, डायरी शैली में लिखा और उसके लिए मेरी कुछ पिटाई भी हुई थी इस बात के लिए कि क्या क्या लिखती है लड़की। और वो सारी बातें जो है इस कहानी में आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए बहुत प्रौढ़ रचना नहीं है, मेरी प्रारंभिक दौर की रचना है और आपको समझ में आएगी कि कहानी ऐसे भी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो शीर्षक है अगले जन्म मोहि बिटिया ही कीजिए। बचपन में अपने तेज स्वभाव के कारण मैं मोहल्ले के सारे लड़के लड़कियों की नेत्री थी। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार कोई भी मुझे दबा नहीं पाते थे। मुझे पेड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता। पतली पतली डालियों पर गिलहरी की तरह फुर्ती से चढ़ जाती और कच्चे पक्के फलों का ढेर लगा देती। शिकायत आने पर पिता के हाथों मार भी खाती, पर दूसरे ही दिन फिर वही काम। माँ टोकती, लड़कियां पेड़ पर नहीं चढ़ती वरना उसमें लड़कों के गुण आ जाते हैं। मैं चिढ़ जाती, आखिर लड़कों को पेड़ पर चढ़ने की मनाही क्यों नहीं होती? माँ कहती पेड़ पुरुष होते हैं इसलिए। मैं खूब हंसती, माँ की बात का मजाक बनाती। फिर पेड़ में फूल फल कैसे लगते हैं माँ? कहीं पुरुष को भी बच्चे होते हैं? अगर पेड़ पुरुष होता है तो उसमें फूल फल कैसे लगते हैं? कहीं पुरुष के भी बच्चे होते हैं? माँ रूठ जाती और शाम को मैं पिता की डांट सुनती। मेरे बाहर घूमने खेलने पर जब बाहर के लोग टोकते, लड़की हो चूल्हा चौका करो, तो मैं उनसे झगड़ पड़ती। लड़के भी तो घूमते फिरते हैं, पहले उन्हें मना करो। गांव में स्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय थी। मर्द अपनी औरतों को जानवरों की तरह पीटते। पूरा गांव तमाशा देखता और टिप्पणी करता, औरत की ही गलती रही होगी। मुझे ये नाटक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक दिन नक्शेदी अपनी औरत को बुरी तरह पीट रहा था। लात, हाथ, मुंह सब चला रहा था। कह रहा था, हरामजादी, का सीख कर आई है नैयर से, खाने में बाल डाल रही है। बस मुझे गुस्सा आ गया। अरे निकल गया बाल तो क्या मार डालोगे? कहीं से उड़कर आ गया होगा। नक्शेदी बिफर पड़ा, तू कौन होती है हमारे मामले में दखल देने वाली? छुट्टे सांड की तरह घूमती है इधर उधर। मेरी लड़की होती तो पैर काट कर घर पर बैठा देता। मैं कुछ कहती कि माँ आ गई और मुझे घसीटते हुए घर ले गई। कल बोली, तुझे क्या पड़ी है? उसकी औरत है, मारे या काटे? कौन नहीं मारता अपनी औरत को? औरत का जन्म ही मार खाने के लिए हुआ। चली है गांव सुधारने, जानती नहीं मर्द मेहरारू के झगड़ा ये छुड़ावे बने लबरा। देख लेना कल दोनों एक हो जाएंगे और तू बुरी बन जाएगी। पर मुझे विश्वास था कि नक्शेदी की औरत नक्शेदी को कभी माफ नहीं करेगी। अरे इतनी छोटी बात पर कोई इतना मारे, इतनी गाली दे तो दिल नहीं फट जाएगा उसका? दूसरे दिन मैं जानबूझकर नक्शेदी के घर की तरफ से निकली तो देखा
अपने बरामदे की चौकी पर बैठे नक्शेदी के सिर की मालिश कर रही है नक्शेदी की औरत। आपस में हंसी ठिठोली भी चल रही है। मेरा मन उस औरत के प्रति गुस्से से भर गया। छी, कैसी औरत है, मार खाकर भी प्रेम जता रही है। नक्शेदी की औरत मुझे देखते ही बाहर निकल आई। का रे छौड़ी, ते हमरे मर्दे के भला बुरा कहत फिरत हवे? ते हवे के हमार मरद हमके चाहे मारे चाहे दुलारे, तोर करेजा काहे कत्थत बा? तोके नाही मारे गई है ना, अब कच्छू कहले तो तोर झोंटा उखाड़ ले। जान रखिए, मैं कुछ बोली नहीं, बस गुस्से में जमीन पर थूक दी। सोचने लगी कुछ औरतें लात ही खाने लायक होती हैं। मैं तो ऐसे पति को कभी क्षमा न करूं। घर लौटने पर पता चला पिता तक यह बात पहुंच चुकी है। पिताजी ने मुझे बुलाया और गुस्से में बोले, तुम लड़की होकर मर्द बनने चली है? इसमें मर्द बनने की क्या बात है पिताजी? अन्याय को चुपचाप देखना भी तो अन्याय करने के समान है। अच्छा, पाठशाला जाकर न्याय अन्याय समझाने लगी है? बंद करवा दूंगा तेरी पढ़ाई, समझ लेना। माँ ने आग में घी छोड़ा, ई लड़की जरूर हमारे मुंह पर काली होते। मेरा मन नक्शेदी की औरत के बदले व्यवहार से वैसे ही दुखी था। माता पिता की बातों से और आहत हुई और रात को पहली बार ढिबरी जलाकर मैंने इस प्रसंग को कहानी में ढाला। टूटी फूटी भाषा में यह मेरी जिंदगी की पहली अनगढ़ कहानी थी। उस समय मेरी उम्र 9 साल। जब मैंने 10 वर्ष पूरे किए, एक अजीब घटना हुई। मेरी सहेली रमा इधर कुछ दिनों से खूब गोरी चिट्टी दिखने लगी। जब मैंने इसका राज पूछा तो किसी को न बताने की शर्त पर वह मुझे अपने घर के घुसौले में ले गई। घुसौले जहाँ भूसा रखा जाता है, और अपनी गुड़िया की पोटली में छिपा कर रखे क्रीम पाउडर जैसी चीजों को दिखाने लगी। मेरा माथा ठनका। जिसके घर खाने को नहीं, उसके पास इतनी कीमती चीजें। दूसरे दिन मैंने चुपके से रमा का पीछा किया। जेठ की तपती दोपहरी थी। सभी अपने घरों में सो रहे थे। रमा छिपते छिपाते गांव के बाहर बने मंदिर की तरफ बढ़ रही। फिर वह मंदिर में प्रवेश कर गई। मंदिर के अधेड़ पुजारी ने तपाक से उसे गोद में उठा लिया। थोड़ी देर बाद वह आंसुओं से भीगा चेहरा लिए बाहर निकली। मैंने उसे घेर लिया तो उसने पुजारी द्वारा दिए गए 2 सिक्के दिखा दिए। मैं समझ गई कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। पुजारी तो प्रसाद देने में भी कंजूसी करता है, फिर सिक्के, क्रीम पाउडर। बस मुझे गुस्सा आया। बस मुझे गुस्सा आया। मैंने चुन चुनकर नुकीले पत्थर जमा किए और मंदिर के सामने वाले पेड़ पर छुपकर बैठा। जो ही पुजारी निकला, मैंने उसे खूब पत्थर मारे। पुजारी लहूलुहान हो गया। पूरे गांव में शोर मच गया। मामला धर्म का था। शाम को पंचायत बैठी। पुजारी रो रो कर अपने जख्म दिखा रहा था। मेरे माता पिता और गांव के अन्य धर्म भीरू लोग पाप के डर से कांप रहे थे। ये क्या कर दिया इस मुंहजोर पागल लड़की ने? कहीं गांव में बाढ़ या सूखा न आ जाए। जब मुझसे पुजारी का अपराध पूछा गया तो मैंने कुछ बताने से पहले
एक बार कोने में घुटी भयभीत सहेली की ओर देखा, जिसकी आंखों में अपनी जिंदगी की भीख मांगने जैसी गिड़गिड़ाहट थी। मेरी जुबान को मानो लपकाट मार गया। पहली बार मैंने खुद को असहाय महसूस किया। सजा के तौर पर पुजारी मेरी पीठ पर डंडे बरसाता रहा और मैं मंदिर, पुजारी, यहाँ तक कि ईश्वर के प्रति भी घृणा से भरती रही। ठीक 2 वर्ष बाद एक और हादसा हुआ। मेरी मौसी की लड़की को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार दिया। सब लोग लड़की के नसीब को दोष देकर रोते रहे तो मैं भड़क उठी। मौसी, बैठकर रोती रहोगी, इन हत्यारों को जेल भिजवाओगी। अब केस करने से क्या फायदा, मेरी बेटी तो लौट कर आएगी नहीं। बेकार में कोर्ट कचहरी का झमेला। झमेला तो क्या झमेले के डर से अन्याय सहलोगी? क्या इससे अत्याचारियों का मन नहीं बढ़ेगा? और भी तो लड़कियां हैं। मैं चीख कर बोली तो मौसी ने सहम कर कहा, हाँ मेरी तो और भी लड़कियां हैं। बात को अपनी लड़कियों की ओर मोड़ दिया था उन्होंने। कभी तो चुप हूँ, किसी का नसीब नहीं बदला जा सकता। संसार में जिस विधि जाना लिखा है उसी विधि जाता है इंसान। बहुत बकवास ख्यालात हैं आपके मौसी। मौसी नाराज हो गई। तू क्यों इतना आग हो रही है? लड़की मेरी जली है। वह भी तुम्हारी तरह जुबान की बहुत तेज थी। बहुत गुस्सा था उसमें। किसी ने कुछ कह दिया होगा तो जला लिया होगा खुद को। तू भी अपने को सुधार ले, वरना तेरा भी यही हाल होगा। मुंहजोर बहू इससे अच्छी लगती है। मैं हतप्रभ हो गई। हत्यारों के प्रति मौसी की सहानुभूति मेरी समझ से बाहर की चीज थी। बात तो तब खुली जब माँ ने बताया कि मौसी अपनी छोटी लड़की की शादी उसी लड़के से करने जा रही है। उन लोगों ने ही यह रिश्ता माना है। ऐसा घर पर जल्दी मिलता कहाँ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। स्वार्थ का ऐसा नृत्य। तेज स्वभाव की लड़की को जला दिया जाए तो माँ बस 2 आंसू बहाकर चुप हो जाए, और न केवल चुप वरन अपनी दूसरी पुत्री को भी उसी हत्यारे परिवार में ब्याह दे। उफ, यह क्या है? क्या इस देश में लड़की के रूप में जन्म लेना दुर्भाग्य है? आंखों पर पर्दा डालकर किस्मत को कोसना कब बंद होगा? यह कब लड़की को बोझ नहीं समझा जाएगा? बोझ भी इतना भारी कि लड़की को हत्यारे के घर पटक दे। यह तो वही बात हुई कि किसी की हत्या कर दें और कहें कि यह उसका भाग्य है। अगर कल मौसी की दूसरी लड़की भी जला दी जाए तो क्या यह उसका भाग्य होगा? और क्या अन्याय के खिलाफ बोलने मात्र से लड़की की जान तक ले लेने का अधिकार हो जाता है समाज को? कैसा है यह समाज? आग लगे इस समाज को। मैं सदमे में बीमार हो गई। मुझे लगने लगा मेरा जीवन बेकार है। मैं गलत के खिलाफ लड़ नहीं पा रही हूँ। बार बार मुझे दबा दिया जाता है। अन्याय के शिकार भी मेरा साथ नहीं देते। कितनी अकेली पड़ गई हूँ मैं। माँ ने शहर के बड़े डॉक्टर को मुझसे दिखाया। वे कभी कभार गांव के लोगों की फ्री सेवा के लिए आते थे। बड़े ही हंसमुख और जिंदा थे। मुझे वे बड़े अच्छे लगते। मुझे बीमार देखकर वे हंसे। मेरी झांसी की रानी को क्या हो गया? माँ ने मेरे रोग का रहस्य बताया। डॉक्टर साहब, क्या करे इस लड़की का? जहाँ जिसने जो भी अन्याय किया वह जैसे इसी पर किया। सबका झमेला अपने ऊपर लेकर कष्ट पाती है। खदेरन ने अपनी 13 बरस की बिटिया का विवाह 50 साल के आदमी के साथ तय किया तो इसने हंगामा कर दिया। बच्चों की टोली बनाकर मंडप में पहुंच गई और बारातियों को भगाकर बन गया। पूरे गांव के लोग इससे नाराज हैं। आप ही बताइए डॉक्टर साहब, गरीब आदमी है खदेरन, ऊपर से 6 लड़कियां, कहाँ से लाएगा दहेज? लड़की अनब्याही रह जाए या जात पुजात कर ले, इससे तो अच्छा है बूढ़े से ब्याह कर दी जाए।
मुझसे रहा नहीं गया, अपनी कमजोर आवाज में ही बोल पड़ी, और हाँ, 2 दिन बाद बुढ़िया मर जाए तो लड़की के नसीब को कोस कोस कर उसे भी मार डाला जाए। जब संभालता नहीं है तो इतने बच्चे क्यों पैदा करते हैं? डॉक्टर साहब परिवार नियोजन के बारे में बताते तो रहते हैं। तो ठेका ले रखा है तुमने सबका, मर तो रही है जन्म जली। इसी तरह सोचती रही तो एक दिन टीवी हो जाएगी तुम्हें, फिर पूरे जीवन हमारी छाती पर बैठकर मूंग दलना। अरे ये लड़की कितना भूजेगी मुझे। माँ रोने लगी। डॉक्टर साहब ने माँ को चुप कराया और एक किनारे ले जाकर समझाया, अजीब माँ है आप, लड़की इतनी बीमार है और आप हैं कि क्या गलत कर रही है लड़की, पढ़ लिख रही है, संवेदनशील है और अपनी और समाज की स्थिति के संबंध में चिंतित है। यह जागृति तो शुभ लक्षण है। माँ मुँह बनाकर बाहर चली गई। तब डॉक्टर साहब मेरे पास आए। उन्होंने मुझे समझाया, इस तरह हर बात में बगावत करके कुछ न पाओगे। अभी तो तुम खुद पराश्रित हो, पहले सक्षम बनो, तभी सक्रिय विरोध कर पाओगी। और मुझे लगा सच कह रहे हैं। मैं स्वस्थ हो गई और खूब मन लगाकर पढ़ने लगी। अब मन की बातें अपनी डायरी में लिखती, पर एक दिन घर में बवाल हो गया। मेरी डायरी छोटी बहन के हाथ लग गई। उसने रस ले लेकर डायरी में लिखी बातें माँ और पिताजी को सुना दी। जब मैं स्कूल से लौटी तो देखा घर के सभी सदस्य आंगन में उपस्थित हैं और सबका मुंह सूजा हुआ है। कुछ समझ न पाई तो चुपके से कमरे में जाने लगी तो पिताजी ने दहाड़ते स्वर में मुझे आवाज दी, इधर आ। माँ बोली, बड़ी जहरीली है यह लड़की, हम जो जो बोलते हैं सब लिख लेती है, इसके पेट में तो दाढ़ी है। भाई ने कटाक्ष किया, महादेवी वर्मा बनेगी ना। बहने खी करके हंस पड़ी। पिताजी ने मुझे बाल से पकड़ा, क्या चाहती है तुम बता, नाक कटाएगी मेरी, लड़की होकर उल्टे सीधे काम करती है। मेरी पीठ पर बेंत बरसते रहे और मैं चुपचाप अपना अपराध ढूंढती रही। मैं क्यों अपनी बहनों से नहीं हूँ, माँ की तरह नहीं हूँ, गांव की दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, क्यों अलग सी हूँ? जो कुछ करती हूँ सब गलत क्यों माना जाता है? गुरुजी कहते हैं डायरी लिखनी अच्छी बात है, पर इनके अनुसार तो लड़की का कुछ लिखना भी अपराध है। जब पिताजी मुझे मारते मारते थक गए तो बोले, देख लड़की, तू सुधार ले अपने को, लड़की है, लड़की की तरह रह, अपनी बहनों की तरह घर गृहस्थी के काम सीख, वरना मार डालूंगा तुझे। मेरा मन चाह रहा था कि मैं भी चीख कर कहूँ, लड़की लड़की लड़की। क्या लड़की इंसान नहीं होती? उसे कुछ सोचने का, करने का, यहाँ तक कि लिखने का भी वक्त नहीं। आखिर क्यों? पर मैं चुप रही। मुझे डॉक्टर साहब की सलाह याद थी। मेरे मस्तिष्क में जो अग्नि बीज था वह उम्र के साथ बढ़ता गया। हाई स्कूल और इंटर मैंने प्रथम श्रेणी में पास किया तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अपने पूरे खानदान में इतना पढ़ने वाली मैं पहली लड़की थी। माँ पिताजी सबसे गर्व के साथ कहते कि, पर जब मैंने शहर जाकर आगे पढ़ने की इच्छा बताई तो फिर हंगामा होने लगा। मैं भी मजबूर थी क्योंकि गांव में स्कूल इंटरमीडिएट तक ही था। आगे पढ़ने के लिए शहर जाना जरूरी था। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया था कि मुझे छात्रवृत्ति के साथ भी महिला छात्रावास में रहने की जगह मिल जाएगी। उन्होंने आवश्यक फॉर्म वगैरह मंगवा देने का आश्वासन दिया था, पर पिताजी मेरे आगे पढ़ने और शहर भेजने के बिल्कुल खिलाफ थे। जब मैंने जिद की तो उन्होंने स्पष्ट कहा, कौन पढ़ाएगा तुझे, मेरे पास तो पैसा नहीं है। छात्रवृत्ति तो मिलेगी ही, कुछ ट्यूशन कर लूँगी। ट्यूशन करके खानदान की नाक कटाएगी? काम करने से नाक नहीं कटती पिताजी।
मनमानी करनी है तो चली जा इस घर से। पिताजी गुस्से में उठकर बाहर चले गए और दूसरे दिन से ही मेरे विवाह के लिए वर ढूंढने लगे। मैंने सुना तो मुझे झटका लगा। मैंने माँ से स्पष्ट कहा, मैं किसी भी कीमत पर अभी विवाह नहीं करूँगी, ग्रेजुएशन से पहले तो कतई नहीं। माँ ने पहली बार मुझे प्यार से समझाया, देखो बेटी, क्यों अपना जीवन तबाह कर रही हो? अपनी बहनों की तरफ देखो, चार हैं, उनकी भी तो शादी करनी है, तो कर दो उनकी शादी, बस मुझे नहीं करनी है। ठीक है, मनमानी कर, पर जान ले तू इस घर में अपना अधिकार खो देगी। पढ़ लिख कर भी तो लड़की को चूल्हा ही फूकना होता है। चूल्हा ही क्यों, और भी तो विकल्प है, नौकरी भी तो की जा सकती है। अरे बाप रे, माँ ने अपना माथा पकड़ लिया। इस लड़की के हौसले तो बढ़ते ही जा रहे हैं। बाप के नाम साग बात, अब बेटी बनेगी भरोरा। बहुत दुख उठाएगी तू, जान ले। जो हमेशा ऊपर की ओर देखकर चलता है वह मुंह के बल गिरता है, चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। माँ बोलती रही और मैं उठकर कमरे के बाहर, बस थोड़ा सा है। आखिर मैंने निर्णय ले लिया। घर वालों का विरोध कमजोर पड़ गया। जवान और जिद्दी लड़की के मुंह कौन लगे और कहाँ तक लगे। फिर भी तानों, उलाहनों, नसीहतों का दौर चलता रहा। पूरा गांव, सारे रिश्तेदार और परिवार मेरे खिलाफ था, पर डॉक्टर साहब, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर मेरा मनोबल बढ़ा रहे थे। अंततः पिताजी ने स्वीकृति दे दी और मैं शहर आकर पढ़ने लगी। छुट्टियों में घर आती तो पूरा गांव इस तरह उमड़ता जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से आई हूँ। माँ कुरेद कर तमाम बातें पूछती। उसे भय था कि शहर की हवा लड़की के चरित्र को खराब न करे। पिताजी चुप ही रहते, भाई बात तक नहीं करते और बहनें इस तरह दूर दूर रहती कि मेरे स्पर्श से उनका धर्म नष्ट हो जाए। मुझे लगता मैं गांव की मिट्टी से काट दी गई। मैं हसरत से बाग बगीचों को देखती, पेड़ों पर चढ़कर आम अमरूद तोड़ने को दिल करता, पर कुछ नहीं कर पाती। बचपन के साथियों को देखती तो खुद शर्म से गड़ जाती। वे जवानी में ही बूढ़े दिखने लगे थे, पर वे मेरे आगे इस तरह गर्व से इतराते जैसे गांव की परंपरा का निर्वाह कर उन्होंने महान कार्य किया है और मैंने परंपरा को तोड़कर पाप। दशहरे की छुट्टियों में घर आई तो हंगामा मचा हुआ था। छोटी बहन ससुराल से भाग आई थी। उसके ससुराल वालों ने उसे बुरी तरह खींचा था। वो वापस नहीं जाना चाहती। माँ ने बहन को समझाया, कितने दिन अत्याचार करेंगे, अंत में सच्चाई की जीत होती है। सीता सावित्री कैसी थी? औरत का यही धर्म है कि सब सह कर भी दोनों कुलों का मान रखें। बहन फिर भी नहीं मान रही थी तो माँ झल्ला कर बोली, कोई बात हो तो वही किसी नदी नाले में कूद जाना, करंट लगा लेना, पर यहाँ मत आना। शादीशुदा लड़की को घर में रखने से बदनामी हुई। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वही न मिलेगा, हम क्या करें। मैंने कुछ कहना चाहा तो भाई ने डपट दिया, तुम तो चुप ही रहना, इस घर में दखल देने का अधिकार हो चुकी है। अपनी तरफ बनाना चाहते हो इसे। शहर में पढ़ाई कर रही हो, तुम्हें पता भी है लोग क्या क्या कहते हैं। और मुझे लगा मेरा आक्रोश अंतर्मुखी हो गया है। मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ, विरोध नहीं कर पा रही हूँ, सक्रिय विरोध। दूसरे दिन भाई बहन को उसके ससुराल छोड़ने गया। अंतिम है, मेरा मन विरक्त हो गया। गांव से, इस घर से, माँ से लगा मैं पराई हूँ। इन सबके लिए यहाँ का संसार मेरा अपना नहीं। मुझे अपनी दुनिया खुद तलाशनी होगी। इस गांव की नियत घास की तरह उगना और उखाड़ लिए जाना है, बस। मैं नहीं जी सकती यहाँ इन लोगों के बीच। मैं बचपन से ही स्वतंत्र विचारों और न्याय की पक्षपाती हूँ, तो क्या गलत हूँ?
पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ तो क्या अपराधी हूँ? हमेशा मुझे गलत समझा जाता है। मैं किस तरह इन्हें समझाऊं? ये लोग सुधरना नहीं चाहते, रोशनी इन्हें पसंद नहीं, पर मैं हार नहीं मानूंगी, लड़ूंगी, मुझे सबल बनना ही होगा। अब कुछ बनकर ही गाँव लौटूंगी, तभी इन लोगों में चेतना का संचार होगा। मैं साबित कर दूंगी कि मैं लड़की ही हूँ और लड़की होना अभिशाप नहीं है। और दूसरे दिन ही अपनी अटैची उठाकर मैं अपने संघर्ष पथ पर चल पड़ी। दिन गुजरते गए, नए नए संघर्ष। शहरी जीवन में भी दुश्वारियाँ कम नहीं थी। मैं सबसे लड़ती रही। कभी कभी शहरी चमक दमक अपनी ओर खींचती, कभी प्रेम के सुनहरे जाल में फंसाने की कोशिश करते। कई बार गिरते गिरते बची, कई बार फंस कर निकली, पर इन सब के बीच में भी मैंने अपने लक्ष्य को नहीं भुलाया। मेरे पास कोई सोच सिफारिश नहीं, पैसे नहीं थे, था तो हौसला, थी तो एक लगन। और मैंने पढ़ा था कि इंसान अगर ठान ले तो विपरीत परिस्थितियाँ भी उसके आगे घुटने टेक देती हैं। रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। और आज मैं कामयाब हो गई हूँ। मेरे हाथ में डॉक्टरेट की चमचमाती डिग्री है। मेरे पास बड़े बड़े शहरों के अस्पतालों से आमंत्रण है, पर मैंने सोच लिया है कि मैं अपने गांव लौटूंगी और वहाँ के लोगों की सेवा करूंगी। पैसा और शोहरत कमाना मेरा लक्ष्य नहीं, सेवा करना मेरा लक्ष्य है। मैं अपने गांव को शरीर से ही नहीं, मन और विचारों से भी स्वस्थ करूंगी, ताकि फिर कोई यह कहकर किसी लड़की को आगे बढ़ने से न रोक ले कि तुम तो बिटिया हो। और हर लड़की गर्व से कह सके अगले जन्म मुझे बिटिया ही